हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जना स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला रिवीजन करने वाले हैं। अगर ये चैप्टर आपने पहले पढ़ रखा है तो बहुत ही कम टाइम में इस पूरे चैप्टर को आप एक बार फिर से रिवाइज कर पा रहे होंगे, सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल कर पा रहे होंगे एंड सारे फॉर्मूले भी रिकॉल कराए जा रहे होंगे, है ना। इसी प्रकार से हमने काफी चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो जाइए हमारे चैनल को चेकआउट करिए। काफी अच्छा क्वालिटी कंटेंट वहां पर ऑलरेडी मौजूद है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की शुरुआत कर रहे होंगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से, जो कि दो प्रकार की होती हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल वाला पढ़ रहे हैं, ऑल्सो नोन एज बाई डायरेक्शनल केमिकल रिएक्शन। बाई डायरेक्शनल यानी कि इस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही होती हैं। प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। ये वाला साइन हो जाता है फॉरवर्ड का, ये वाला साइन हो जाता है बैकवर्ड का, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विल नॉट बी जीरो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी टाइम पर यहाँ पर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जीरो नहीं होने वाली, क्योंकि कभी भी आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी ही नहीं, है ना। टेक इन्फिनाइट टाइम टू गेट कंप्लीट, यहाँ पर थोड़ा सा नहीं लिखा हुआ है, टेक इन्फिनाइट स्टेप्स इन्फिनाइट टाइम टू गेट कंप्लीट, है ना, यानी कि कभी होगी ही नहीं। इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड, यहाँ पर आप इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर रहे होते हैं। बात करेंगे आप इरिवर्सिबल की, तो आल्सो नोन एज यूनि डायरेक्शन, यानी कि इस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही होती है। प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी जीरो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जीरो हो रही होगी, जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी वहां पर आपका रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी, है ना। एंड टेक फिनाइट टाइम टू गेट कंप्लीट, हाँ बिल्कुल, इक्विलिब्रियम इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर इक्विलिब्रियम डिफाइंड नहीं होता है। अब थोड़ा पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन द रेट ऑफ टू अपोजिट प्रोसेस बिकम इक्वल, यानी कि इन दोनों का जब रेट इक्वल हो जाएगा वहीं पर आप इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर पा रहे होते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है, एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, that means RF is equal to RB, that is rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. At equilibrium pressure, temperature and concentration do not show any change with time. Equilibrium पर टाइम के साथ प्रेशर, टेम्परेचर या फिर कंसंट्रेशन कोई भी बदलाव नहीं दिखाने वाले, है ना, जो हैं वैसे ही रहेंगे। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम दो प्रकार का होता है, पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल। फिजिकल इक्विलिब्रियम जहां पर फिजिकल चेंज हो रहा हो, यानी कि कुछ खास बदल नहीं रहा है। बट बात अगर करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा होगा। देखिए H2 एंड क्लोरीन, यानी कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन को आपने मिलाया है तो HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। बट यहाँ पर H2O सॉलिड हो चाहे H2O लिक्विड में हो, एट द एंड वो पानी ही रहेगा, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होने वाली। अब बात करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम की थोड़ा डिटेल में। H2O सॉलिड से H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग। अरे सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, एंड लिक्विड से सॉलिड दैट मींस फ्रीजिंग, यानी कि यहाँ पर क्या है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ मेल्टिंग एंड रेट ऑफ फ्रीजिंग बिल्कुल इक्वल होने वाला है। ठीक है, जितना सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा उतना ही लिक्विड सॉलिड में भी कन्वर्ट हो रहा होगा एट इक्विलिब्रियम। आगे बढ़िए, H2O लिक्विड से H2O गैस, यहाँ पर लिक्विड से गैस जाने का मतलब हो जाएगा वेपराइजेशन, एंड गैस से लिक्विड में आने का मतलब हो जाएगा कंडेंसेशन। तो यहाँ एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ वेपराइजेशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, है ना। इसको देखिए, शुगर सॉलिड से शुगर सॉल्यूशन, तो जनाब सॉलिड से सॉल्यूशन में जाने का मतलब है डिसोल्यूशन होना, एंड सॉल्यूशन से एक बार फिर से सॉलिड में कन्वर्ट होने का मतलब है क्रिस्टलाइजेशन होना। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पर भी देख लेंगे, I2 सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है I2 गैस में, यानी कि सॉलिड से गैस में जाने का मतलब होता है क्या, बताइए, सब्लिमेशन। हाँ, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एंड गैस से सॉलिड डिसब्लिमेशन आप इसको बोल रहे होते हैं। तो रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसब्लिमेशन एट इक्विलिब्रियम, ये बात मत भूलिएगा। और अब बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। यहाँ पर क्या है, देखिए AA प्लस BB कुछ प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, है ना। जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में होगा वो पावर में आ जाने वाला है, ठीक है। कैपिटल वाला रिएक्टेंट है, एंड जो ये स्मॉल है, स्मॉल लेटर से लिखे हुए हैं, वो क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी वाले साइन को हटाएंगे तो के आने वाला है, के क्या है, ये रेट कांस्टेंट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपकी रिएक्शन दी हुई है, AA प्लस BB गिव्स आउट CC प्लस DD। तो टाइम के साथ क्या होगा, आपको बताइए। टाइम के साथ आपका ये रिएक्टेंट कम हो रहा होगा, टाइम के साथ रिएक्टेंट कम हो रहा होगा, एंड प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा। अगर टाइम के साथ रिएक्टेंट कम हो रहा है, दैट मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो रही होगी। बोलो, मान लीजिए पहले आपके पास 10 यूनिट्स ऑफ रिएक्टेंट था, ठीक है, एंड 0 प्रोडक्ट था, है ना। तो टाइम के साथ ये बहुत तेजी से प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहेगा, टाइम के साथ बहुत तेजी से प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहेगा, बट धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम हो रही होगी एंड इसकी वैल्यू बढ़ रही होगी। तो अब रेट ऑफ फॉरवर्ड टाइम के साथ कम हो रहा होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टाइम के साथ कम हो रही होगी, बट रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन टाइम के साथ बढ़ रही होगी, क्योंकि प्रोडक्ट जनाब वक्त के साथ बढ़ने वाला है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, विद टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होगी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी। एंड इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज गोइंग टू बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाने वाले हैं इक्विलिब्रियम पर। एंड इन ग्राफ्स को देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये रेट है आपकी रिएक्टेंट की, है ना, एंड ये रेट है किसकी, प्रोडक्ट की, ठीक है। वक्त के साथ रिएक्टेंट का रेट कम हो रहा होता है एंड प्रोडक्ट का रेट बढ़ रहा होता है, एंड इस पॉइंट पर आकर के वो इक्विलिब्रियम में आ जाने वाला है। यहाँ पर मैंने आपसे यही बताया। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का भी ग्राफ आप देख लेंगे, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का भी ग्राफ आप
देख लेंगे कांस्टेंट हो जा रहा है, इस पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो रहा है, दैट मींस इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है। एंड ये वाला भी ग्राफ आपको देखने को मिल सकता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के केस में, एंड ये वाला ग्राफ भी आपको देखने को मिल सकता है। ये सारे ग्राफ पता होने चाहिए, एक बार देख लेंगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे इससे, है ना। एंड नाउ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये रही आपकी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम की वैल्यू होती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट आपके पास क्या क्या है, सी एंड डी, तो कंसंट्रेशन आप लिखेंगे एंड उसके आगे जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसको आप पावर में लेकर के जाने वाले हैं, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। के इक्विलिब्रियम दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो प्रकार का होता है, पहला होता है केसी, दूसरा होता है केपी। केसी यानी कि कंसंट्रेशन के बारे में बात करी जा रही होगी, केपी यानी कि पार्शियल प्रेशर के बारे में बात करी जा रही होगी। देखिए जब भी पार्शियल प्रेशर आएगा ना तो प्रेशर किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है गैसेस का ही होने वाला है। दैट मीन्स डिफाइंड ओनली व्हेन एटलीस्ट वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट। अगर एक भी प्रोडक्ट या एक भी रिएक्टेंट आपका गैसियस स्टेट में नहीं है तो आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसका रिलेशन ये होता है केपी इज इक्वल टू केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इस रिएक्शन को देखिए PCl5 कन्वर्ट हो रहा है PCl3 एंड Cl2 में, यहाँ पर प्लस होगा, है ना, PCl3 एंड Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है एंड ये तीनों गैस फेज में ही एग्जिस्ट कर रही हैं। डेल्टा एनजी के लिए आपको करना पड़ा होगा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि एक यहाँ पर दैट इज 2 - 1, है ना, प्रोडक्ट साइड डिवाइड माइनस बाई माइनस रिएक्टेंट साइड, 2 - 1 डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। केसी की वैल्यू क्या होने वाली है, कंसंट्रेशन किसकी, सभी की, क्योंकि यहाँ पर गैसेस हैं, गैसेस की कंसंट्रेशन होती है PCl3 Cl2 डिवाइड बाई PCl5। यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सभी में 1 है तो पावर में भी 1 लगाइए चाहे ना लगाइए, बात तो एक ही है। अब हम बात करेंगे केपी की। केपी के लिए आप पार्शियल प्रेशर लिख रहे होते हैं P ऑफ PCl3 दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। ठीक है, केपी के केस में पार्शियल प्रेशर एंड केसी दैट इज कंसंट्रेशन। होमोजेनियस इक्विलिब्रिया एंड हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रिया। होमोजेनियस मतलब सेम फिजिकल स्टेट सेम होनी चाहिए, गैस 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 होना चाहिए। हेटेरोजेनियस की बात करें होंगे तो अगर आप तो यहाँ पर डिफरेंट फिजिकल स्टेट, यानी कि यहाँ पर गैस है, यहाँ पर सॉलिड है ना, यहाँ पर भी गैस है, गैस सॉलिड दो हैं, दैट मीन्स डिफरेंट फिजिकल स्टेट। इधर बात करते हैं होमोजेनियस सेम फिजिकल स्टेट, तो केसी की वैल्यू क्या होगी NH3, और यहाँ पर देखिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो अभी पावर में जाएगा, पहले प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट साइड N2 एंड H2 के कोएफिशिएंट में क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो वो पावर में जाएगा। इससे आप केसी की वैल्यू निकाल पा रहे होंगे। केपी की जब भी आप बात करेंगे तो पार्शियल प्रेशर लिखने वाले हैं तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पर लिखेंगे, आपको केपी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वगैरह आप अब समझ सकते हैं। ये रही आपकी रिएक्शन CH3COOH, ये लिक्विड में है, C2H5OH ये भी लिक्विड में है, ये देने वाला है आपको CH3COO C2H5H2O लिक्विड। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर केसी रिप्रेजेंट होगा, केसी आप डिफाइन कर पा रहे होंगे बट केपी को डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कोई भी गैस आपको नहीं आ रही है, लिक्विड 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 लिक्विड। ठीक है, केसी की वैल्यू आप यहाँ से देखकर आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई भी बहुत टफ नहीं रह गया है अब, है ना, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी यहाँ पर कुछ नहीं है। हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रिया की बात करें होंगे अगर आप तो यहाँ पर डिफरेंट फिजिकल स्टेट हैं, आपको दिखाया जा चुका है। केसी की बात अगर आप कर रहे होंगे तो कंसंट्रेशन, देखिए सॉलिड की कोई भी कंसंट्रेशन नहीं होती है तो इसको इग्नोर मार देंगे, सॉलिड का ना ही कंसंट्रेशन होता है एंड ना ही पार्शियल प्रेशर होता है, तो सॉलिड को आप इग्नोर करके चलिए। H2CO डिवाइड बाई H2O गैस। ठीक है, केपी के केस में आप इन सभी का पार्शियल प्रेशर ले रहे होंगे। ओके, CaCO3 की बात करेंगे तो ये सॉलिड है एंड ये किस में टूटने वाला है, CaO एंड CO2, ये भी सॉलिड में है, ये भी सॉलिड में है, तो अब जो कुछ होगा CO2 का ही होगा, यानी कि केसी के लिए आप कर रहे होंगे कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड केपी के लिए आप कर रहे होंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि दोनों में सॉलिड आप इग्नोर मार सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखिए इनिशियली रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कुछ भी कंसंट्रेशन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इससे इंडिपेंडेंट है, आजाद है। टेम्परेचर डिपेंडेंट हैविंग वन यूनिक वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। ओके, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। इसको देखिए, इसके बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। A to B आपकी रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था, अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, तो जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इनवर्स हो जाएगा, यानी कि K से अब 1/K हो रहा होगा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था, A to B ये था, बट अभी आप B to B नहीं, यार इसको सही किया जाएगा, B to A होगा यहाँ पर, है ना, B to A होगा तो K डैश क्या होगा 1/K, यानी कि इसको आप इनवर्स कर रहे होंगे। देखिए रिएक्शन अगर रिवर्स हुई है तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो रहा होगा, दैट मींस 1/के फॉर्म में लिखा जा रहा होगा। इसको देखेंगे, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर n। अच्छा, अगर आप किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही फैक्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में जाने वाला है। A से B आपकी रिएक्शन थी, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, ट्वाइस ऑफ A गिव्स आउट ट्वाइस ऑफ B, तो जो K है ना वो अब K डैश होगा K²। अगर यहाँ पर 5 होता तो 5, अगर यहाँ पर 5 होता तो K टू द पावर 5 हो रहा होता, अगर यहाँ पर हाफ होता तो इसकी पावर में हाफ जा रहा होता, मतलब जिस भी फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो फैक्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में जाने वाला है। ओके,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज जस्ट अ सेकेंड, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज रिटन इन मोर देन वन स्टेप। अच्छा, ए से बी बन रहा है, देन बी से सी, सी से डी, तो इन सभी को कंबाइन करके आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, ए टू बी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, बी टू सी का K2, सी से डी K3। अब ए से डी आप डायरेक्ट आना चाहते हैं तो उसके लिए आपने K4 लिख दिया, तो K4 की वैल्यू हासिल करने के लिए आपको इन तीनों का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा होगा। ठीक है, ए टू डी आप डायरेक्टली आ रहे हैं, दैट मीन्स इन तीनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई जब आप कर रहे होंगे तो आपको ए टू डी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल रहा होगा। ये रिलेशंस आपको याद होने चाहिए, तीनों इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इनसे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रहता है इसको देखिए। इसको याद नहीं करना है, रटना है, मतलब फिंगर टिप्स पर आपकी ये होना चाहिए। यहाँ पर लॉग लिखा हुआ है, ln नहीं, अगर यहाँ पर ln लिख देंगे आप तो ये 2.303 गायब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये बात। लॉग बेस 10 K2 डिवाइड बाई K1 कंसंट्रेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइड बाई 2.303 R, एंड ये आप T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 इंटू T2 कर रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर T2 है वही यहाँ पर मतलब उसी के रिएक्शन का K2 यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है K1 इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T1 पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू K1 होने वाली है, एंड टेम्परेचर T2 पर जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू K2 होने वाली है, एंड T2 वुड बी ग्रेटर देन T1। ठीक है, अगर T2 की वैल्यू T1 से ज़्यादा नहीं होगी तो फिर इसमें दिक्कत आ जाएगी, है ना, ये निगेटिव में जा रहा होगा, ये निगेटिव में नहीं जाना चाहिए, ये पॉजिटिव में ही रहना चाहिए। ओके, अगर डेल्टा एच इक्वल टू जीरो है तो आपकी K1 इक्वल टू K2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी। कैसे? अगर आपने इसको जीरो रख दिया, अगर आपने इसको जीरो कर दिया तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा, ये सब कुछ जीरो हो जाएगा। अगर ये सब कुछ जीरो हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कब जीरो होगी आप खुद बताइए। लॉग बेस 10 है, इसकी वैल्यू क्या रखी जाए कि इक्वल टू जीरो आए? अरे भैया 1, लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है, तो इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, तभी जाकर के ये पूरा जीरो हो रहा होगा। तो इसकी वैल्यू कब 1 आएगी? जब K1 के K2 इक्वल टू K1 होगा। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं K1 इज इक्वल टू K2। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव, अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है दैट मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन होने वाली है। एंडोथर्मिक यानी कि आपको एनर्जी देनी पड़ रही होगी। K2 वुड बी ग्रेटर देन K1, K2 की वैल्यू K1 से ज्यादा होने वाली है। ठीक है, अगर आप यहाँ इस कंडीशन में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी बढ़ती हुई आपको नजर आ रही होगी। ओके, एंड अगर आपका डेल्टा एच नेगेटिव है दैट मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू घटती हुई आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर K2 की वैल्यू कम होने वाली है K1 से। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक याद करेंगे, बाकी सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। एंडोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाइए, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपको बढ़ती हुई नजर आ रही होगी। एंड नाउ एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पहला वाला एप्लीकेशन क्या है? प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो ये रही आपकी रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है R से P। के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 टू द पावर 3 से ज्यादा है दैट मींस काफी ज्यादा है के इक्विलिब्रियम की वैल्यू, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा होने वाला है। अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 टू द पावर -3 से कम है यानी कि बहुत छोटी वैल्यू है, तो उस पर्टिकुलर केस में रिएक्टेंट की वैल्यू प्रोडक्ट से ज्यादा हो रही होगी। यहाँ पर देखिए, अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ज्यादा है, अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होने वाली है। अरे हाँ है ना, प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होने वाली है। इसका मतलब आपकी रिएक्शन बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी होगी, तब जाकर के इक्विलिब्रियम अटेन होने वाला है। बात को समझ पा रहे हैं? मतलब रिएक्शन काफी देर तक चलेगी, रिएक्शन काफी देर तक चलेगी, दैट मींस प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट, तो वहां पर आपका के इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि रिएक्शन बहुत देर तक चलने वाली है। यहाँ पर रिएक्शन थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ही प्रोडक्ट बनने वाला है ना। सेकेंड वन, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना है। ये रही आपकी रिएक्शन, क्यू की वैल्यू क्या होने वाली है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस क्यू को आप बोल रहे होंगे रिएक्शन कोशेंट। ओके, तो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज के इक्विलिब्रियम से ज्यादा होगी, उस पर्टिकुलर केस में आपकी बैकवर्ड रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड होने लग जाएगी, और इक्विलिब्रियम पर आपके दोनों ये इक्वल हो जाएंगे, यानी कि रिएक्शन कोशेंट वुड बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज के इक्विलिब्रियम की वैल्यू रिएक्शन कोशेंट से ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड साइड शिफ्ट होती हुई नजर आ रही होगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, ये आपको याद होना चाहिए। बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब हो जाएगा रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू ज्यादा है ना। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ली चैडलर प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, व्हेन अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब इट शिफ्ट टू रीएस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम। देखिए, कोई आपका इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश है पर आपने वहां छेड़खानी कर दी। मान लीजिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश था बट आपने रिएक्टेंट बढ़ा दिया है, रिएक्टेंट बढ़ा दिया तो भैया आपने डिस्टर्ब कर दिया ना उस इक्विलिब्रियम को, या फिर आपने प्रोडक्ट बढ़ा दिया या कुछ कम कर दिया, तो इक्विलिब्रियम को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो ये वापस से ही रीएस्टैब्लिश होना चाहेगा, इक्विलिब्रियम दोबारा से स्टेब्लिश होने की डिमांड कर रहा होगा। ठीक है, ये रही आपकी रिएक्शन, ये रहा आपका रिएक्शन कोशेंट। अगर आप ए की वैल्यू बढ़ा रहे होंगे
अगर आप ए की वैल्यू बढ़ाएंगे दैट मीन्स क्यू की वैल्यू कम हो रही होगी। अगर क्यू इक्विलिब्रियम क्यू दैट इज रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही होगी। क्यू की वैल्यू कम तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती हुई आपको नजर आ रही होगी। बी की वैल्यू आप कम करेंगे, अगर इसकी वैल्यू आप कम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्यू दैट इज रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू बढ़ रही होगी। अगर रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू बढ़ रही होगी तो आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती हुई आपको नजर आ रही होगी, है ना। इसी प्रकार से सबका देख सकते हैं, अगर सी आप बढ़ाएंगे दैट मींस क्यू बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड साइड। अगर आप डी बढ़ाएंगे तब भी क्यू की वैल्यू बढ़ रही होगी दैट मींस रिएक्शन बैकवर्ड साइड। अगर सी और डी को आप कम करेंगे तो क्यू कम हो जाएगा दैट मींस रिएक्शन फॉरवर्ड साइड, है ना। नाउ इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज का क्या इफेक्ट होता है। केस वन क्या है, जहां पर डेल्टा एन वुड बी ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होने वाला है। यहां पर देखिए ये रिएक्शन है आपकी PCl5 से कन्वर्ट हो रहा है PCl3 एंड Cl2। तो डेल्टा एन की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 - 1 करेंगे 1 आएगा, बोलो हाँ है ना। बता चुके हैं आपको प्रोडक्ट साइड के जितने भी गैसियस मोल्स हैं माइनस रिएक्टेंट साइड के जितने भी गैसियस मोल्स हैं तो यहाँ पर 1 1 2 2 - 1 आ जाएगा। दैट मींस डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। क्यू ये क्या है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। बोलो यही तो होता है भैया, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर आप कंसंट्रेशन लिखते हैं, उसको ही हमने ओपन करके लिखा हुआ है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स कट जाएंगे, आपको यहाँ पर लास्ट में मिलेगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। मैंने बोला डायरेक्टली, अगर मैं इनवर्सली बोल रहा हूँ तो फिर बोलूंगा Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम दैट इज V। अगर डायरेक्टली बोला जाएगा तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम, है ना। ध्यान से देखिए, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो Q की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर Q की वैल्यू कम हो रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही होगी। Q की वैल्यू कम तो रिएक्शन फॉरवर्ड। आपको ये बस देखना है कि कहां पर Q दैट इज रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू कम हो रही है, कहां पर इसकी वैल्यू बढ़ रही है। जहां पर इसकी वैल्यू कम होगी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी, जहां पर इसकी वैल्यू बढ़ रही होगी वहां पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही होगी। ओके, दूसरा केस देख लेते हैं। यहां पर क्या है, डेल्टा एन जी इज लेस देन 0 दैट मींस नेगेटिव। तो यहां पर आपका जो रिएक्शन कोशेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होने वाला है। दैट मींस वॉल्यूम बढ़ाएंगे रिएक्शन कोशेंट दैट इज Q बढ़ेगा, रिएक्शन बैकवर्ड साइड में जाएगी। वॉल्यूम कम Q कम यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही होगी। केस 3 क्या है आपका, जहां पर डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है, यानी कि यहां पर मान लीजिए आप क्या मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, आप कोई रिएक्शन लीजिएगा जहां पर डेल्टा एन जी 0 आ रहा हो, ठीक है। जितने मोल्स गैस के प्रोडक्ट साइड हो उतने ही मोल्स गैस के रिएक्टेंट साइड भी होने चाहिए। उस पर्टिकुलर केस में Q वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर दैट इज वॉल्यूम टू द पावर नॉट। अगर किसी भी पावर में आप 0 लगा देते हैं दैट मींस वो 1 होता है, यानी कि इसका कोई भी इफेक्ट नहीं शो करने वाला, है ना। एंड नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, यानी कि जहां पर आप प्रेशर चेंज करने वाले हैं। एंड नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, यानी कि प्रेशर चेंज करने से क्या इफेक्ट होने वाला है। तो केस 1 आपके पास क्या है, जहां पर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 से ज्यादा होने वाली है, दैट मींस प्रोडक्ट साइड गैस के मोल्स ज्यादा होंगे, है ना। तो Q की वैल्यू क्या होने वाली है, P मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। ओके, तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल, है ना। तो P टोटल 2 बार ऊपर आएगा, 1 बार नीचे आएगा, तो एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मींस Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बोलो हाँ या ना, यस बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे यानी कि Q की वैल्यू भी बढ़ रही होगी क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ाने से Q बढ़ेगा दैट मींस रिएक्शन आपकी बैकवर्ड साइड शिफ्ट हो रही होगी। प्रेशर कम करेंगे Q की वैल्यू कम होगी दैट मींस रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड साइड शिफ्ट हो रही होगी। अगर डेल्टा एन जी केस 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 से कम होने वाली, दैट मींस नेगेटिव होने वाली, यानी कि रिएक्टेंट साइड गैस के ज्यादा मोल्स होने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में Q विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे Q की वैल्यू कम होगी दैट मींस रिएक्शन फॉरवर्ड साइड शिफ्ट हो रही होगी। Q कम होगा तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड साइड शिफ्ट होगी। प्रेशर कम होगा Q बढ़ेगा दैट मींस रिएक्शन बैकवर्ड साइड चलने वाली है। अच्छा, केस 3 में क्या होने वाला है, केस 3 में डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 होने वाली है, दैट मींस कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। Q किसी भी प्रकार से प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। ओके, नेक्स्ट वन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, यानी कि टेम्परेचर बदलने से क्या इफेक्ट होने वाला है। केस 1 यहाँ पर भी होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक यानी कि डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा H अगर पॉजिटिव है दैट मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन होने वाली है। ओके, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एक के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ रही होगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ेगी दैट मींस रिएक्शन फॉरवर्ड साइड शिफ्ट हो रही होगी। टेम्परेचर कम के इक्विलिब्रियम कम, रिएक्शन बैकवर्ड साइड, है ना। केस 2 की बात करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट मींस जहां पर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H 0 से कम होने वाला है, यानी कि नेगेटिव होने वाला है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे के इक्विलिब्रियम कम होगा, रिएक्शन बैकवर्ड साइड शिफ्ट हो रही होगी। टेम्परेचर कम के इक्विलिब्रियम ज्यादा, रिएक्शन फॉरवर्ड साइड, है ना। कोई दिक्कत है में, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कम हो रही होती है दैट मींस बैकवर्ड साइड। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कम हो रही है दैट मींस बैकवर्ड साइड। Q की बात करेंगे, अगर Q बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड साइड। Q बढ़ेगा यानी कि Q की वैल्यू ज्यादा होगी तो रिएक्शन बैकवर्ड साइड, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं। नाउ इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, यानी कि इनर्ट गैस को ऐड करने से क्या इफेक्ट होता है। देखिए,
अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई इनर्ट गैस ऐड करी तो कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला, यानी कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है ना, नो इफेक्ट। बट अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पर कोई इनर्ट गैस ऐड करी है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ये जिसका ज्यादा होगा उसी तरफ आपका ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने वाला है। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख पाएंगे कि प्रोडक्ट साइड गैस के ज्यादा मोल्स हैं, तो इसका मतलब रिएक्शन प्रोडक्ट साइड से हो रही होगी, दैट मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन। अरे हाँ है ना। यहां पर आप देख पाएंगे कि रिएक्शन बैकवर्ड साइड शिफ्ट होने वाली है, क्योंकि रिएक्टेंट के 2 मोल्स, रिएक्टेंट के पास गैस के 2 मोल्स हैं, तो रिएक्शन बैकवर्ड साइड, क्योंकि इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट हो रहा होगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा होने वाली है। तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे क्योंकि वैल्यू यहां पर कांस्टेंट आपको नजर आ रहा होगा। H2Cl2 यहाँ पर 2 मोल्स आपकी गैस के रिएक्टेंट साइड भी हैं और 2 मोल्स आपके प्रोडक्ट साइड भी हैं, तो इसका मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा Ng इक्वल टू 0 हो चुका है। बोलो हाँ है ना। हाँ, अब बात करते हैं वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप अल्फा से डिनोट कर रहे होते हैं, ओके। तो PCl5 है, किसमें टूटेगा, PCl3 में एंड Cl2 में। T इक्वल टू 0 पर आपके पास ए मोल था, 0 0, यहाँ पर T इक्वल टू 0 पर क्या होने, सॉरी T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर आप मान लीजिए कि X डिसोसिएट हो चुका है, दैट मींस A माइनस X बचेगा क्योंकि X का डिसोसिएशन हो चुका है। अच्छा, तो अगर यहाँ पर X डिसोसिएट हुआ है तो यहाँ पर X का फॉर्मेशन होगा एंड यहाँ पर भी X का ही फॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, दैट इज 1। यहाँ पर भी X का फॉर्मेशन, यहाँ पर भी X का फॉर्मेशन। अच्छा, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल मोल्स। तो मोल्स डिसोसिएट कितने हुए हैं, X, तो फिर X टोटल इनिशियल मोल कितने थे, A, तो X बाई A का मतलब हो जाएगा अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू X बाई A। तो X को आप क्या लिखेंगे, A इंटू अल्फा, यही आप यहाँ पर अब पुट करने वाले हैं, X की यहाँ पर A अल्फा। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि A माइनस A अल्फा डायरेक्टली लिख दिया जाता है, और यहाँ पर A अल्फा, यहाँ पर भी A अल्फा, दैट इज X की वैल्यू। बोलो हाँ है ना। अब बात करते हैं ट्वाइस ऑफ HCl, किसमें टूटेगा, H2 प्लस Cl2 में, ओके। T इक्वल टू 0 पर A था, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। अब इक्विलिब्रियम मान लेंगे हम, A माइनस X डिसोसिएट हो रहा है। ध्यान रखिएगा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है। अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो आपने अगर X डिसोसिएट किया है, तो अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होगा तो उसका हाफ डिसोसिएट या फिर फॉर्म होने वाला है। प्रोडक्ट साइड है तो इसका इतना फॉर्मेशन होने वाला है, इसका इतना फॉर्मेशन होगा। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो फिर आप A माइनस 2X यहाँ पर लीजिए, तब जाकर के आप X यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि इससे तो आधा ही होना चाहिए, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी आधा है ना, यस। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखिए N2 गैस प्लस 3H2, यानी कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस है आपके पास, तो इससे आपको NH3 ट्वाइस ऑफ NH3 मिल रहा होगा। T इक्वल टू 0 पर नाइट्रोजन के A मोल्स हैं, हाइड्रोजन के B मोल्स हैं, और अमोनिया दैट इज NH3 के 0 मोल्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, अभी कुछ रिएक्शन प्रोसीड नहीं करी है। T इक्वल टू इक्विलिब्रियम, यानी कि जहां पर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहा होगा वहां पर अगर नाइट्रोजन के आपने X मोल डिसोसिएट किए हैं तो इसके 3X मोल डिसोसिएट हो रहे होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन से 3 गुना इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 3। यहाँ पर कितना था 1, N2 और ये 3H2, दैट मींस अगर इसका X मोल डिसोसिएट होंगे तो इसके 3X मोल डिसोसिएट होने वाले हैं, तो इसका 2X मोल फॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 आपको नजर आ रहा है। A माइनस X डिसोसिएट, B माइनस 3X डिसोसिएट एंड इसका 2X का फॉर्मेशन हो रहा होगा। बोलो हाँ या ना, यस। अब अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d डिवाइड बाई स्मॉल d n माइनस 1। क्या है ये D? कैपिटल D का मतलब है वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन। अच्छा, वेपर डेंसिटी डिसोसिएशन के पहले। वेपर डेंसिटी क्या होता है, पहले यहाँ पर देखिए, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये आपने मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा होगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2, है ना। तो कैपिटल D का मतलब होता है डिसोसिएशन के पहले वाली वेपर डेंसिटी, एंड स्मॉल d का मतलब होता है डिसोसिएशन के बाद वाली वेपर डेंसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बात करेंगे हम n क्या है यहाँ पर, n इज इक्वल टू सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स। इससे आप n की वैल्यू निकाल पा रहे होंगे, एंड इन सभी को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चमकता हुआ नजर आ रहा होगा, है ना। एंड इसी के साथ हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का रिवीजन समाप्त होता है। PYQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो कि आपको करनी चाहिए। अगर आपने PYQs की प्रैक्टिस नहीं करी है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। तो PYQs की प्रैक्टिस करनी है तो इस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करिए, चैप्टर वाइज PYQs आपको ओपन हो जाने वाले हैं। और ज़्यादा रिवीजन वीडियोस करने हैं, कुछ रिवीजन वीडियोस इसी प्रकार से, तो यहाँ पर क्लिक करिए, आपको क्विक रिवीजन वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर जो आप देखेंगे जेईई मेन चैलेंजेज, इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट किए बिना तो आप एग्जाम में जाइएगा ही मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो 2022 से लेकर के जो अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने सारे करा रखे हैं। बट 2022 से लेकर 2022 में हमने टॉप 200 क्वेश्चन कराए थे, 2023 के भी हमने टॉप 200 क्वेश्चन कराए हुए हैं। इसी प्रकार से आगे के भी टॉप 200 क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं। तो टॉप 200 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। PDF वीडियो सॉल्यूशन सब कुछ आपको इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मिल रहा होगा। यहाँ पर क्लिक करें, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलने वाले हैं, है ना। बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी मौजूद है, तो जाइए यूज करिए, आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे होंगे।
एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जो भी आपका एग्जामिनेशन आगे आने वाला है उसके लिए आप सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, है ना। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते रहिए, क्विक वीडियोस देखते रहिए, डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देख पा रहे होंगे। बोलो हाँ। तो चलिए इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए, मचाते रहिए। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।